Good evening and a very warm welcome to the Meet Today's Corporate Leader. I am Asfiya Hanif, and on the behalf of ICMA Pakistan, I would like to thank all of you who have joined us for today's session, including our existing students, our prospective students, as well as our fellow and associate members. सो फ्रेंड्स, ये सेशन कंडक्ट करवाने का आईसीएमए पाकिस्तान की जो की गई बहुत सी काविशें हैं, उनमें से एक काविश है जिसका मकसद आप लोगों की मुलाकात उन रियल लाइफ कॉर्पोरेट लीडर्स से करवाना है जिन्होंने ना सिर्फ सीएमए को एज अ प्रोफेशन परसू किया बल्कि उसको बतौर एसएन उसमें एक्सेल भी किया और आज वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे टॉप मैनेजरियल टॉप नॉच पोजीशंस पे सर्व कर रहे हैं। दूसरा मकसद जो इस प्रोग्राम का मैं समझती हूँ कि हमारे वो स्टूडेंट्स, एक तो जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, दूसरे वो लोग जो सीएमए को अपना एज अ फ्यूचर करियर परसू करना चाह रहे हैं और सीएमए एस्पायरेंट्स हैं, आई मस्ट से, उनकी मुलाकात हमारे कॉर्पोरेट लीडर्स जो हैं उनसे करवाना है ताकि वो डायरेक्टली जो भी क्यूरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो उनके सामने रख सकें और वो उनको उनका तसल्ली बख्श जवाब दे सकें। So without delaying any further, we'll move towards our guest for today. I'd like to introduce all of you to our corporate leader for today, Sir Zubaidul Hassan. I'm so sorry, sir. Sir Zubaidul Hassan. He is Director Finance in Punjab Education Department as well as fellow member with ICMA Pakistan. Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum, Asfa. Sir, thank you so very much कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। जी, you are welcome. Thank you so much for ICMA Pakistan for considering my profile amongst ever first time declaring 100 corporate leaders of Pakistan. Thank you. सर, इससे पहले कि मैं सवालात का सिलसिला आपसे शुरू करूं, मैं अपने ऑडियंस से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ हमारे सीएमए एस्पायरेंट्स जो आपसे जो सवाल करना चाहते हैं, उनको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो फेसबुक पे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दें। विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपके जो भी सवाल आप लोगों के हैं उनका आपको सेटिस्फैक्ट्री तौर पे उनको रिप्लाई कर सकें। इसके अलावा हमारे ऑडियंस में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि हमारे स्टूडेंट्स नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कि इस प्रोग्राम के बाद या हमारे जो उन्होंने प्रीवियस प्रोग्राम्स देखे हैं उनको देखने के बाद मे बी उनका माइंडसेट डेवलप हो गया हो सीएमए से रेलेवेंट अपना करियर परसू करने में। सो उन लोगों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपनी जो भी क्यूरीज हैं वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें। सो विल ट्राई टू आंसर देम। थैंक यू सो मच। ओके सर, आई कम बैक टुवर्ड्स यू। सबसे पहले तो अगेन बहुत बहुत शुक्रिया अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए सर वक्त निकालने का। सर, कुछ अपने बारे में बताएं, बेसिक तालीम कहाँ से हासिल की और अब तक की आपकी जो एकेडमिक जर्नी है, अब तक की जो करियर जर्नी है, कैसी रही? जी जरूर। अस्फिया, सॉरी पहले आपका नाम मैं शायद गलत ले गया। अस्फिया हनीफ आपका नाम है एक्चुअली। जुबैदुल हसन नाम है मेरा। फेलो मेंबर हूँ आईसीएमए पाकिस्तान का और एक लॉन्ग जर्नी है, एक लॉन्ग स्ट्रगल है और अल्हम्दुलिल्लाह आज आईसीएमए पाकिस्तान ने कंसिडर किया जो प्रोफाइल्स अमंग्स जो कि फर्स्ट 100 कॉर्पोरेट लीडर्स आईसीएमए पाकिस्तान फोरम से डिक्लेयर हुए। तो वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू द आईसीएमए पाकिस्तान। आई एम वेरी हम्बल टू अल्लाह ताला जो इस तरह की प्रेस्टीज का हासिल होना, डेफिनेटली इट्स अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज। जो आपने क्वेश्चन किया टुवर्ड्स द कैरियर और कहाँ से स्टार्ट किया, तो मेरा बेसिक जो बर्थ प्लेस है वो दीपालपुर से है, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से है और मिडिल फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, अभी भी करता हूँ, यकीनन पहले भी करता था। पेरेंट्स ने बड़ी मेहनत के साथ मुझे पढ़ाने की कोशिश की और मैट्रिक लेवल तक मैं कोशिश नहीं करता रहा ना, मेरा कैरियर भी ऐसा है। ग्रेजुएशन की मैंने आफ्टर इंटरमीडिएट में ग्रेजुएशन के लिए लाहौर शिफ्ट हुआ 1994 में और इट्स हॉस्टल लाइफ लाइक अमंग्स अपार्टमेंट्स ही लाइफ गुजारी ज़्यादातर और सेल्फ मेड के तौर पे शुरू में सारा किया। हम डिफरेंट सिटीज़ के लोग थे, लाहौर के अंदर एक कॉमन हाउस था, वहाँ रहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो जितने लोग हैं, कामयाब लोग हैं ज़िंदगी के अंदर, वो सारे ही सारे जिन्होंने मेहनत की। यकीनन उस दौर में मैं बताऊं जब 94 में मैं आया तो मैंने ट्रैवलिंग जो है वो आई फर्स्ट रेजिडेड इन बादामी बाग
और मैं वहाँ से ट्रैवलिंग, कॉमर्स ग्रेजुएट कॉलेज था मेरा इकबाल टाउन, तो मैं साइकिल के ऊपर जो है ना मैं ट्रैवलिंग करता था रहा इसके दौरान। तो अब ये सब कुछ कहने का मकसद है कि इट्स अ लॉन्ग जर्नी लाइक स्ट्रगल का, जो आज एक सक्सेसफुल के तौर पे मैं देखा जा रहा हूँ। तो कॉमर्स ग्रेजुएशन के बाद मैंने डिसीजन जो लिया, मुझे मोटिवेट किया उस वक्त पेरेंट्स ने, कुछ दोस्तों ने। बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी हमारे फैमिली के अंदर भी, कम्युनिटी के अंदर भी उस वक्त अवेयरनेस नहीं। इट इज़ अराउंड टाइम ऑफ 96 97 जो मैं बात कर रहा हूँ। सो आई कैप था पहले सबसे, यही एक जाने जाने वाला इंस्टीट्यूट था। फिर आईसीएमए पाकिस्तान का किसी ने बताया, तो पहले मैंने पीपीटी दिया, फिर उसके बाद मैंने एंट्री टेस्ट होता हमारा आईसीएमए में, एंट्री टेस्ट क्लियर किया, इनरोल हुआ। तो 97 was the registration year in the ICMA पाकिस्तान। सो कंटिन्यूसली इसको 2001 तक मैंने, उस वक्त प्रोफेशनल 3 लेवल्स होते थे, प्रोफेशन 4P4 का एक हमारा जो कोर्स आउटलाइंस होती थी। तो प्रोफेशन 4 की जब अचीवमेंट तक मैं पहुंचा तो मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया। मैं गवर्नमेंट जॉब में चला गया था, तो तकरीबन 8 से 9 साल मैंने इसे डिसकंटिन्यू रखा। आई गॉट मैरिड इन 2005। फिर मेरे 2 किड्स के साथ मैंने 2010 में प्रोफेशन 4 की रीकोचिंग की, और हमारे बड़े ऑनरेबल मेंबर्स, अल्लाह पाक उनको खलीक रहमत में जगह दे, आसिफ इकबाल साहब जो कि डेथ हुई रिसेंटली उनकी एफसीएम में, ही इज आल्सो वन ऑफ द अमंग्स कॉर्पोरेट लीडर्स, डिक्लेयर किए हुए उनकी प्रोफाइल भी। सो उनसे मैंने स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट उनसे पढ़ी। दोबारा से इसको 2011 में मैंने क्वालिफाई किया विद माय फैमिली, विद 2 किड्स एंड विद जॉब्स। सो एक स्ट्रगल होती थी सारे दिन की, ऑफिस जाना, फिर रात को शाम को कोचिंग के लिए जाना, फिर रात 11 बजे का जाना। तो फिर डिफरेंट स्पैन से गुजरते हुए आज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में बैठा हूँ, ये एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एनुअल बजट 20,000 मिलियन एनुअल बजट है, जो हम कंज्यूम करते हैं, यूटिलाइज करते हैं पब्लिक सर्विस के लिए। और मैं यहाँ पे एज हेड फाइनेंस काम कर रहा हूँ। बिल्कुल सही सर। ये तो आपका एजुकेशन करियर और आपकी जो आपकी आपका एकेडमिक करियर और आपका जो प्रोफेशनल करियर एक क्रक्स हो गया उसका। सर ऑब्वियसली जब भी अपना कोई पैशन परस्यू करते हैं, अपना कोई प्रोफेशनल डिग्री परस्यू करते हैं, होता ही है कि समटाइम्स आपको कुछ हर्डल्स भी फेस करने पड़ते हैं। सो सर बीइंग एन इंस्पिरेशन, आपसे जानना चाहेंगे कौन से हर्डल्स थे जो सर जुबैदुल हसन ओवरकम किया गया? डेफिनेटली हर्डल्स आती हैं, हर्डल्स इट ऑल डिपेंड्स कि हर्डल्स हम फाइनेंशियली, क्योंकि आईसीएमए पाकिस्तान में मैं जब पढ़ा हूँ तो आईसीएमए पाकिस्तान में ज्यादातर कम्युनिटी जो इसको रीच कर रही होती है दैट बिलोंग्स टू मिडिल और पुअर फैमिली में, और बहुत ही कम है यहाँ पे क्राइटेरिया जो इससे अपर क्लास के लोग इस तरफ मोटिवेट होते हैं, वो दूसरी तरफ उनकी मोटिवेशन चली जाती है। लेकिन आईसीएमए पाकिस्तान सर्व कर रहा है मिडिल क्लास और पुअर कम्युनिटी के ऊपर, और एक कॉर्पोरेट लीडर की शक्ल में डेवलपमेंट करता है, इसमें कोई शक वाली बात है। जो फाइनेंशियल डेफिनेटली जब दूसरे शहरों से लोग इधर मूव करते हैं, लाहौर की तरफ स्पेशली, हमारे सराउंडिंग में, क्योंकि हमारी जो ब्रांचेज हैं वो मुल्तान है या हमारी पिंडी इस्लामाबाद में ब्रांचेज हैं, तो लाहौर की डिवीज़न के सराउंडिंग में गुजरावाला डिवीज़न है, साहिवाल डिवीज़न है, तो वहाँ से लोग जब इधर आते हैं लाहौर में, तो सबसे पहले उनको जो फाइनेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स यकीनन होती हैं लोगों को, तो उसके लिए उन्होंने स्टडी भी करनी होती है और साथ फाइनेंशियली मेंटेनेबल रहने के लिए भी स्ट्रगल करनी होती है। तो ये उनका एक वन ऑफ द मेजर हर्डल्स आती है लाइफ के अंदर, जिसके ऊपर विद डिटर्मिनेशन ही आगे बढ़ा जा सकता है। क्योंकि विद जॉब शुरुआत में ही हमें प्रोफेशनल लेवल की एजुकेशन लेने के लिए, प्रोफेशनल एजुकेशन और एकेडमिया एजुकेशन में जो डिफरेंस है वो है ही ये कि यहाँ इन डेप्थ आपने कंटेंट्स पे फोकस करना होता है, और एकेडमिया में किसी भी लेवल पे चले जाएंगे वो मास्टर है। इवन हम एमफिल एमएस कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी आपको इन डेप्थ की बजाय कंटेंट पे सिलेक्टिव बेस पे चलते हैं, और आपका वाइवा हो जाता है, आपके एग्जाम हो जाते हैं। उनका असेसमेंट क्राइटेरिया और हमारे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स का असेसमेंट क्राइटेरिया में डिफरेंस है, जिसकी वजह से हमें स्ट्रगल ज्यादा फोकस होकर करनी पड़ती है। तो जब हम बात करते हैं स्ट्रगल फोकस होकर करनी, तो मीन्स कि हमने टाइम भी ज्यादा निकालना होता है। तो ये टाइम मैनेजमेंट
फाइनेंशियल आपकी कॉन्स्ट्रेंट्स की मैनेजमेंट, ये एक हर्डल्स होती हैं जब एज ए स्टूडेंट बंदा काम कर रहा होता है। जी बिल्कुल सही सही। सर शायद यही वजह है कि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स मैं देखती हूँ कि बीइंग एक तो वो एनरोल्ड है यहाँ पे, उसके साथ साथ वो कहीं ना कहीं अपने आप को एसोसिएट किया हुआ है टू गेट एक्सपीरियंस। सो ये बहुत अच्छी बात है कि देखिए, हमारे बच्चे जब आगे फील्ड में आते हैं तो सर उनके पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस प्रायर उनके पास होता है। तो सर मुझे ये बताएं कि वाई CMA, क्या ऐसा स्टिमुलस था, क्या ऐसा मोटिव था जिसने आपको ट्रिगर किया कि आपने CMA परस्यू करना है? यू कुड हैव गॉन फॉर एनी अदर डिग्री, आई मीन आप CMA में ना आते, आप MBA कर सकते थे, आप MCOM। सर वाई CMA? आपको किसने गाइडेंस प्रोवाइड की इस बारे में कि आप इस करियर पाथ को ज्वाइन करें? जी ऐसे अस्पिया के जिस दौर में हमने स्टार्ट किया रजिस्ट्रेशन 97 में जैसे बताई, उस वक्त मार्केट की अवेयरनेस बहुत कम थी रिगार्डिंग CMA और ICAP दोनों की ही। मतलब दो ही प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं ना पाकिस्तान में, ICAP है और ICMA पाकिस्तान है, दोनों ही अकाउंटेंसी के प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। आज जिस दौर में हम बैठे हैं तो आज अवेयरनेस पाकिस्तान के अंदर आ गई है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी इंपॉर्टेंट है, इक्वल एंड इम्पोर्टेंट है। और आज जो हमारे इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड सेट हो रहे हैं, जो रेगुलेशंस रेगुलेटरी जो रेगुलेशन सेट कर रहे हैं, उसके अंदर उसकी कॉस्ट अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। हमें जब मैंने स्टार्ट किया तो इसकी अवेयरनेस मैंने जैसे पहले भी बताया कि बहुत कम थी। अलबत्ता मेरा बैकग्राउंड ऐसा था, मेरा स्पेशली अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मैं कॉमर्स में डिप्लोमा किया, फिर कॉमर्स में ग्रेजुएशन की। तो मुझे फिर किसी ने बताया उस वक्त कि जी आप प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि आप कर लेंगे तो आप अच्छी जगह पे जा सकते हैं। तो मैंने फिर ये ट्राई किया, एंट्री टेस्ट ICMA पाकिस्तान का जो कि क्लियर हो गया। और जब अब मैं एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा कि वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ माय ICMA कैरियर, जो मेरी कोचिंग थी, जो मैंने उसके अंदर जब स्टडी की खुद से, सही, देन आई रियलाइज कि मैंने 14 साल के अंदर वो नहीं सीखा जो कि मैंने पहले साल में ICMA पाकिस्तान में सीखा। और जितना फोकस होकर स्टडी करना पड़ा, उसकी रीजन शायद एक ही थी कि जो असेसमेंट क्राइटेरिया है हमारे एग्जाम में, वो हमें मजबूर कर देता है कि आप इस तरह पढ़ेंगे, गेन करेंगे तो डॉक्टर ऑफ बिजनेस बन सकते हैं। आपका माइंड एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल कंटेंट बेस्ड जाएगा तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यकीनन यही हमारी कामयाबी है और यही ही हम मार्केट में कंपेटिटिव ग्राउंड पे जा सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा सर, एक और चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जो हमारे शायद बहुत से व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, पूछना चाहते होंगे, क्या ज़रूरी है कि CMA की क्वालिफिकेशन को परस्यू करने के लिए आपका जो बैकग्राउंड है, आपका जो इंटर का बैकग्राउंड है, जब आप इंटर करते हैं, तो अगर सपोज किसी स्टूडेंट का इंटर का बैकग्राउंड नहीं है कॉमर्स से रेलेवेंट, ठीक है, कोई इंजीनियरिंग से है, कोई आपका मेडिकल से स्टूडेंट्स आ जाते हैं, तो क्या वो स्टूडेंट्स भी इसको इतनी इफेक्टिवली ही परस्यू कर पाएंगे जितना कि एक ICOM का स्टूडेंट जिसने जो इन टच रहा है इन सब्जेक्ट से? सो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? जी असफिया, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो न्यू कमर्स हैं, जो इस तरह के जो लिसनर हमारे अभी लिसन कर रहे हैं, जो इरादा रखते हैं कि ICMA पाकिस्तान करना है, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ी सी पता नहीं क्या मुश्किलात ना आए, और वो ग्रेजुएट भी हैं या मास्टर हैं और नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के। तो मैं इसमें ऐड करूं कि हमारे जो ICMA नेशनल काउंसिल ने माशाल्लाह कोर्स आउटलाइन इस अंदाज में बना रखी है कि जो जिसका इनिशियल स्टेप्स होते हैं, जो बेसिक लर्निंग है वो भी दी जाती है। और वो कोर्स आउटलाइन रखने का मकसद ये है कि जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से लोग आते हैं, उनको पहले जिस तरह के, इसकी एग्जांपल है कि हमने इंग्लिश सीखनी है, कोई और लैंग्वेज में जाना है, तो उसकी जो ग्रामर के प्रिंसिपल्स हैं वो पहले सीखने पड़ते हैं। सिमिलरली ICMA पाकिस्तान अकाउंटिंग की बेसिक बताएगा, ICMA पाकिस्तान आपको लॉज की बेसिक बताएगा। ये उसके इनिशियल स्टेजेस के ऊपर कोर्स कंटेंट डिफाइन इस तरह किए गए। और इसीलिए जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड के साथ लोग इन होते हैं, वो उनको लेवल वाइज ग्रेजुएशन के लेवल या मास्टर लेवल, उनको एग्जाम्पशंस दे दी जाती हैं उन सब्जेक्ट्स की, ताकि उनकी टाइम वेस्टेज ना हो और डुप्लीकेशन ना हो। तो डेफिनेटली नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, कोई डिफिकल्टी नहीं। मैं समझता हूँ लोगों के अंदर मैच्योरिटी आ चुकी होती है, जब हम ग्रेजुएट हो चुके होते हैं तो मैच्योर हो चुके होते हैं, हम इजीली कैप्चर करते हैं चीजों को। बिल्कुल सही। तो सर, आपने जिस तरह बताया कि आपने BCom के बाद गालिबन CMA को स्टार्ट किया था,
तो सर जी मुझे ये बताएं कि आपको सीएमए स्टार्ट करने की जो एक कह लें कि कर्ज होती है आपको, मतलब आपका वाज दैट प्रीडिफाइंड कि मैंने बीकॉम के बाद ये करना है, या बीकॉम करने के दौरान ये आइडिया आया, या बीकॉम हो गया तो उसके बाद आपने सोचा कि चलो अब इसको परसू करते बिल्कुल भी प्री डिफाइन नहीं था, बिल्कुल भी कोई प्री डिफाइन नहीं था, कोई सेट गोल नहीं था मेरा। मैंने बताया ना कि उस दौर में अवेयरनेस ही नहीं थी ना, ये सोशल हैं? मीडिया नहीं था, ये मार्केटिंग नहीं थी। एक बिल्कुल सही। पीटीवी चलता था, एक बड़ा एंटीना लगा के दूर दराज इलाकों में टीवी पे कुछ देखा जा सकता था, या आप हार्ड फॉर्म में पब्लिशिंग में कुछ पढ़ना के शौकीन वाले ही पढ़ सकते थे। तो लेस बिल्कुल। अवेयरनेस से लोगों को बिल्कुल नहीं कुछ पता था ना। तो हाँ ये हाँ। आफ्टर थॉट्स हैं, ये आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन की थॉट्स हैं। वो भी मेरे ख्याल में उसके बाद मैंने कंप्यूटर कोर्स, मुझे याद आ रहा है कि मैंने 96 में ग्रेजुएशन की, तो 97 का पीरियड जो है वो मैंने कंप्यूटर कोर्स, उस वक्त डॉस चलता था, डॉस सही सीखा, और फिर विंडो ही नई नई आई थी उस वक्त विंडो पाकिस्तान के अंदर। तो फिर सही सही 97 के दिसंबर में मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई। सही। अच्छा सर, ऐसा ऐसा होता है एट टाइम्स कि हमारे बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना एफएससी, एफए, इंटर जो भी क्लियर किया, वो सीएमए के बारे में आपने जैसे बात की कि अब मार्केटिंग टूल्स आ गए हैं, तो बड़ा ये हो गया, स्प्रेड हो गया कि आईसीएमए भी इंस्टीट्यूट है, तो उसको बच्चे उसको आगे परस्यू करना चाहते हैं, लेकिन बहुत से बच्चों के पास समटाइम्स गाइडेंस नहीं होती, या गाइडेंस अगर हो भी तो मैंने पर्सनली बहुत से बच्चों से ये सुना है कि पेपर क्लियर नहीं होते। ठीक है, आईकैप के बच्चों से भी आईसीएमए के पेपर क्लियर नहीं होते। सो सर, बीइंग पार्ट ऑफ आईसीएमए पाकिस्तान फ्रेटर्निटी, बीइंग जो कि स्टूडेंट रह चुके हैं सीएमए के, सर आप क्या सजेस्ट करेंगे उन स्टूडेंट्स को जो कि ज्वाइन तो करना चाहते हैं, बट एक उनको इरेशनल सा फियर है कि हो सकता है हम ये काम ना कर सकें, कि उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, सो आप उनको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहेंगे? डेफिनेटली फियर जो है, फियर इन फैक्ट इज नॉट एक्चुअल डेंजर। फियर इज अ स्टेट ऑफ माइंड। अगर जिंदगी में बढ़ना है तो उस स्टेट ऑफ माइंड पे हमें काबू पाना है। हमें किसी को एक साइड पे कर दें, वो नीड डिटर्मिनेशन इनसाइड आवरसेल्व्स। सो ह्यूमन सही। बॉडी को सिर्फ उसका माइंड ही ड्राइव करता है। वो बॉडी स्ट्रांग होगी अगर माइंड स्ट्रांग होगा, और बॉडी वीक हो जाएगी अगर माइंड वीक होगा। तो आप ट्रू। देखें, थिन बॉडी वाले भी लोग बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कामयाब होते हैं, वेल डिटर्मिन्ड होते हैं, वेल कॉन्फिडेंट होते हैं, और मोटी बॉडी वाले कम कॉन्फिडेंट, कम कामयाब होते हैं। तो बॉडी के बिल्कुल साथ सही। ताल्लुक बेसिकली स्टेट ऑफ माइंड है कि किस तरह ड्राइव किया जा सकता है। तो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है आपका कि ये फियर है कि शायद पेपर पास ना हो, तो उसके लिए वन शुड बी डिटरमिन्ड इन माइंड कि मैंने ये करना है। और आईसीएमए ये शायद असेसमेंट क्राइटेरिया है जो कि हमारी एकेडमिया साइड का, जैसे मैंने पहले बताया, वो इस अंदाज का है कि वो स्टूडेंट्स को ईज आउट कर देता है। हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। हम इंटरमीडिएट में भी ऐसे ही होते हैं, सिलेक्टिव स्टडी, जी इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आना है, इस चैप्टर से ये वाला फोकस एरिया, ये वाला कर लेंगे, ये वाला। और इस हद तक कि ये वाली बुक रिकमेंडेड है और ये पढ़ाई जा रही है यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, तो इसी के अंदर से क्वेश्चन आने। सो हाँ बेसिकली बिल्कुल हम सही। लर्न नहीं कर रहे, हम लर्न नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एग्जाम पास कर रहे हैं, हम नंबर गेम ले रहे हैं। तो लर्निंग अगर करनी बिल्कुल है, सही। तो लर्निंग करने के लिए ये इंस्टीट्यूट है। ये इंस्टीट्यूट आपको लर्निंग देगा। तो लर्निंग करके आप मार्केट में जाएंगे तो फिर ही जिंदगी में मुकाम हासिल होता है, इसके बगैर तो नहीं हो सकता ना। तो फेयर को खत्म बिल्कुल। करें, बी डिटर्मिन्ड, सेट योर टारगेट्स, और उसके पीछे बिल्कुल सही। कंटिन्यू एफर्ट के साथ। और वो जो हम खान साहब से सुनते हैं कि हार जब तक इंसान ना माने तो वो हार नहीं सकता, तो नहीं, इसी तरह की बिल्कुल बात, इट मींस कि वी नीड डिटर्मिनेशन, इसकी जरूरत है। बिल्कुल सही। सर क्या आप इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि ऑब्वियसली एक स्टूडेंट की अपनी मेहनत है जो कि वो अपने पेपर्स को पास करने में, अपनी जो भी करियर चॉइस है उसको परस्यू करने में एक वो करता है, दूसरा होता है आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी। क्या आप समझते हैं कि टीचिंग मेथोडोलॉजी का कोई इफेक्ट है, या फिर एट टाइम्स ये होता है कि सेल्फ स्टडी पे स्टूडेंट्स बिलीव कर रहे होते हैं कि हम खुद कर लेंगे? सो आप क्या समझते हैं कि मतलब इस चीज का कोई इम्पैक्ट है कि टीचर कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा डिलीवर कर रहा है, उसका कोई इफेक्ट स्टूडेंट पे आए? डेफिनेटली असफिया, मैंने टीचिंग जिन टीचर से की, मैं उनकी भी एग्जांपल कोट करके बात करूंगा। और मैं खुद भी कुछ ऐसा टीचिंग के शोबे से अटैच रहा हूँ। सही। मैंने ग्रेजुएशन लेवल को 7-8 साल पढ़ाया भी है। तो टीचर इज अ गाइड, टीचर इज अ कोच। टीचर आपको ऐसा टीचर इस लेवल के ऊपर
जो आपको बोर्ड के ऊपर लिख के टेबल बना के सॉल्व करके क्वेश्चंस दे, इनफैक्ट दैट इज नॉट एग्जैक्ट मेथोडोलॉजी। आपको कोच की जरूरत होती है इन स्टेजेस के ऊपर, कोच आपको गाइड करे कॉन्सेप्चुअली, और आप उन लाइंस को खुद से टाइम दें। तो हमारे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन के अंदर इस चीज की अशद जरूरत है कि टीचर हमें एक गाइड के तौर पे एग्जैक्ट लाइंस दे, आउटलाइंस बताए, कोचिंग करे, और फिर हम खुद से उसके ऊपर मेहनत करें बैठ के। ये कभी नहीं हो सकता कि टीचर जो है ना हर किताब के अंदर से, बुक के अंदर से वो आपको क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर सॉल्व करके दिखाए। सो दिस इज नॉट लर्निंग। लर्निंग मैंने करनी है एक बीइंग ए स्टूडेंट, तो फिर मैंने उसके ऊपर काबू पाना है। आई शुड नीड टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम। वो टीचर तो सॉल्व कर देगा, तो मैंने क्या किया? तो वही सोल्यूशन नहीं है, मैंने उससे आइडिया लेना है, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना सीखना मैंने खुद से है। तो इसलिए टीचर्स की कोचिंग की हद तक, गाइड की हद तक स्ट्रेटजी दैट शुड बी वेरी सॉलिड, प्यूरिफाइड, और फिर हमारी अपनी स्ट्रगल है उसके बाद। बिल्कुल सही सर। चूंकि आप 90s में इनरोल हुए सीएमए में, एक बड़ा लॉन्ग टाइम है फ्रॉम 90s टू आज तक। सर अब चूंकि देखें, अब मीडिया कन्वर्जेंस की वजह से इंटरनेट की पेनिट्रेशन ज़्यादा हो गई है। आपके टाइम पे शायद इतनी पेनिट्रेशन ना हो जितनी फैसिलिटीज़ हमारे बच्चों को आजकल हासिल है। तो आप क्या समझते हैं कि आपके वक्त पे जो आपके साथी ने आपको पढ़ाया, और जो आज के जो इस वक्त के साथ हैं, ऑब्वियसली वो इंटरनेट से भी हेल्प लेंगे, तो उस टाइम की जो बिल्कुल एक सॉरी प्योर बुकिश नॉलेज, बुक की नॉलेज थी, जो हमारे टीचर्स बिल्कुल उनसे एनरिच थे, और अब जो आपके इंटरनेट पे जो कंटेंट है, सर आप समझते हैं कि इससे भी मेथोडोलॉजी पे कोई फर्क पड़ता है? जी अस्फिया, आपने बड़ा राइट क्वेश्चन रेज किया। इनफैक्ट उस दौर में जब गूगल नहीं था, हमें सॉफ्ट फॉर्म में फैसिलिटी थी, तो हमें पैसा खर्च करना पड़ता था। हमें बुक्स दूसरे ऑथर्स की, दूसरे कंट्रीज के ऑथर्स की खरीदनी पड़ती थी। बिल्कुल हमें कुछ बिल्कुल सही। पास पास पेपर्स की शक्ल में कोई बुकलेट लेनी पड़ जाती थी। हमें जो भी टैक्स अरेंज करना पड़ता था उसकी कॉस्ट बेयर करते थे। आज और उसके लिए बिल्कुल फिर सही। टाइम भी उतना खर्च करना पड़ता था। फौरन जी वो नहीं अरेंज हो सकता, अच्छा कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, किसी दोस्त से ले लेंगे, तो डिफिकल्टीज आती थी। सही। कि हमें रिकमेंडेड होती थी कोर बुक्स भी और एडिशनल स्टडी बुक्स भी। तो स्टडी तो हमने खुद करनी होती थी। हमें आईसीएमए में जब मैं पढ़ता था तो हमें कोर बुक्स की आउटलाइन से पढ़ाया जाता था। फिर आप पेपर तो पता नहीं ना, कंटेंट्स का आना है कहाँ से आना है, कुछ नहीं पता होता। बिल्कुल तो सही। सही। हमने फिर एडिशनल बुक्स दूसरे कंट्रीज के ऑथर्स की लेनी होती थी। तो अब आज के दौर में मैं समझता हूँ ये सहूलत हो चुकी है। आज के दौर में आपको ऑनलाइन लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। आज के दौर में आपको गूगल करके टॉपिक्स को सर्च करें, एग्जांपल्स अवेलेबल हैं। यूट्यूब के ऊपर आपकी वीडियोस, लेक्चर्स मौजूद हैं। तो मैं बिल्कुल समझता सही। हूँ कि अगर एक स्टूडेंट आज के दौर में स्टडी करना चाहता है, उसकी डिटर्मिनेशन है, तो इट इज मच इजियर एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। बिल्कुल सही। सर चूंकि आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक इंस्पिरेशन है, बल्कि हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है सर, कितना वक्त देते थे अपने एग्जाम्स को? क्या स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि कितना डेडिकेटेड टाइम सीएमए के पेपर्स को क्लियर करने के लिए देना चाहिए, जो कि मस्ट है? और मतलब अगर वो इतना टाइम वो डेडिकेट कर दें तो मतलब नोबडी कैन स्टॉप देम टू पास द एग्जाम्स। या इसके अलावा भी कोई ऐसी वो है, कोई आइडिया है जो पिच करना चाहेंगे, बच्चों को बताना चाहेंगे कि ये स्ट्रेटजीज यूज करके आप अपना जो एग्जाम है उसको क्लियर कर सकते हैं? यस, दिस इज वेरी जजमेंटल। इनफैक्ट मेरे ख्याल में ये इसलिए है कि देखें, ह्यूमंस अल्लाह पाक ने ऐसे बनाए हैं कि कुछ आप देखेंगे हमारी कम्युनिटी में, हमारे सराउंडिंग में, हमारे रिलेटिव में, हमारे दोस्तों में, उनका माइंड जो है ना वो एनालिटिकल अप्रोच रखता है। उनका बिल्कुल माइंड सही। मैथ पे, लॉजिक्स पे ज्यादा रन करता है, कंप्यूटर पे रन ज्यादा करता है। और कुछ आप देखेंगे सही। वो हमारी बायो, जिनको बायो पढ़ने में, केमिस्ट्री पढ़ने में बड़े शौकीन मिजाज लगते हैं, और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पे उनकी काफी राइटिंग स्किल्स उनकी बड़ी अच्छी होती है। तो मेरे साथ तो जाती बिल्कुल। एक्सपीरियंस मेरा ये है कि मैं लाइफ में बहुत फोकस स्टडी कभी भी नहीं कर सका। अलबत्ता सही। मेरा माइंड अल्लाह पाक ने ऐसा बनाया है कि एनालिटिकल है, और मैं लेस प्रैक्टिस के साथ मैं चीज को सिर्फ सुन के भी और थोड़ा पढ़ के भी मैं ओवरकम कर लेता हूँ, और उसके आइडियाज मैं माइंड में जनरेट कर लेता हूँ, और मुझे प्रैक्टिस कम करनी पड़ती है। तो मैंने तो स्टडी सारी लाइफ ऐसे ही की है। जब चाहे मेरा एकेडेमिया था ग्रेजुएशन तक, उसके बाद मेरा आईसीएम में मुकम्मल हुआ, तो वो इन्हीं पैरामीटर्स के साथ रहा है
इवन मैं आपको बताऊं, मेरी फाउंडेशन उस वक्त 1 साल की थी, उस फाउंडेशन में मेरे 3 पेपर में एग्जाम्पशंस आपको पता है पुराने दौर में ये होता था, ओल्ड पीरियड में, कि आपने इतने नंबर ले लिए हैं कि आप इससे ज्यादा और नंबर नहीं आ सकते, इट मींस बिल्कुल सही। सो मैं अकाउंटिंग का पेपर फाइनल का सही। and I was so much easy at that time in the year 1998 चूड़ियां फिल्म आई थी, शम्मा सैनमा होता था, तो हम अकाउंटिंग का पेपर और शाम को हम फिल्म देखने चले गए थे। तो मैं ये अपनी बात बताऊं तो इस तरह की स्टडी हमने की है। बहरहाल ऐसे दोस्त भी मेरे थे जो कि सारा दिन लाइब्रेरी में बैठते थे, आईसीएम में जाके सुबह से जाना, पता चलना उन्होंने लाइब्रेरी सुबह ज्वाइन की है, शाम को उठ के आए। दारुल इस्लाम लाइब्रेरी हमारे बागे जनाब के अंदर लॉरेंस गार्डन में, तो वो वहां पे कुछ दोस्त चले जाते थे, वो सुबह जाते थे शाम को आते थे। बहरहाल मेरी अपनी जात की हद तक इस तरह की मुझे कभी भी जरूरत महसूस नहीं हुई, मैंने ऐसा काम कभी किया भी नहीं है। तो इट ऑल डिपेंड्स ह्यूमन टू ह्यूमन के कौन किस तरह चलता है। बट ओनली वन थिंग व्हाट आई फील एंड आई वांट टू से दैट इज द डिटर्मिनेशन। व्हेन वी आर डिटर्मिन्ड कि आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू अचीव दिस, वो आपके माइंड में तब तक रिजॉल्व ना जब तक कर ना लें। इस तरह का माइंड अगर बनेगा तो आपको हो सकता है लेस स्टडी से, लेस टाइम शेयरिंग से भी आप ओवरकम कर दें। बिल्कुल सही। सर, बीइंग सीएमए प्रोफेशनल, कभी आपको इत्तेफाक हुआ कि आप मुल्क से बाहर जाके कभी एज सर्व कर सके सीएमए प्रोफेशनल? जी यकीनन, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो भी होता है वो ठीक ही होता है, इंसान की ख्वाहिशात होती हैं। मेरे अपने कोलीग्स जो हैं, मेरे बैचमेट जो हैं, मेरे फेलो मेंबर्स जो उस वक्त के रजिस्टर थे, काफी सारे सेटल्ड हैं माशाल्लाह, कुछ कनाडा में सेटल्ड हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया में हैं, न्यूजीलैंड में हैं, यूके के अंदर भी सेटल्ड हैं। मैं क्योंकि उस वक्त कंप्लीट नहीं कर पाया था, मैंने बताया पहले कि 8 साल गैप दिया इसको, मेरी अपनी समझे कि प्रायोरिटी चेंज हो गई थी, तो इसमें कोई मेरा कसूर, अपना जात का कसूर था। तो देयर इज इक्वल अपॉर्चुनिटी, इमिग्रेशन अपॉर्चुनिटी भी, ये जो सर्टिफिकेशन कंप्लीशन है इमिग्रेशन अपॉर्चुनिटी भी देता है और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी यकीनन देते हैं। अगर आप मिडिल ईस्ट के अंदर जाते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है। बिल्कुल सही। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप खुद भी टीचिंग के शोबे से वाबस्ता रह चुके हैं। सर, बीइंग अ टीचर, डू यू बिलीव इन हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क? बीइंग अ टीचर, जब कोई कंटेंट्स नए होते हैं तो थोड़ा सा हार्ड वर्क होता है। अगर कंटेंट्स मैंने पढ़ा लिए, किसी टीचर ने पढ़ा ली, तो आई थिंक दिस इज लाइक वेरी इजी वर्क। और फिर आप उसमें कितना साइकोलॉजिकली टैकल करते हैं, स्टूडेंट्स को लाइन देते हैं। आप किसी को भी कन्विंस करना है तो उसको साइकोलॉजिकली कन्विंस करना है, हिप्नोटाइज लाइक करना होता है ना, आपने एक लाइन पे रखना है और वो स्टूडेंट आपकी लाइन पे लग जाए, तो फिर स्टूडेंट के अंदर करेज भी आती है, शौक भी आता है, मोटिवेशन हमने क्रिएट करनी होती है। तो वो जब कंटेंट्स तो एक दफा गो थ्रू हो गया कंटेंट से, तो फिर तो इजी हो गया। और अगर कंटेंट चेंज हो रहा है और आपने फर्स्ट टाइम किसी कंटेंट में जाना है तो थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल सही। सर, हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं कि जो स्टडी को एज अ प्रेशर लेके पढ़ रहे होते हैं। सीएमए में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि मतलब अगर सपोज एग्जाम है तो उसका प्रेशर है उनके ऊपर, साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब है, खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, बच्चे सोते नहीं है इनफैक्ट, तो अल्टीमेटली उनकी हेल्थ पे बड़ा इफेक्ट होता है इनका। सर, कोई ऐसी टेक्निक्स जो आप एज ए टीचर, एज ए मेंटोर हमारे बच्चों से शेयर करना चाहें कि जिनको लगता है कि सीएमए के एग्जाम्स क्लियर करना बड़ा कम्बरसम थिंग है, हालांकि इट्स नॉट लाइक दैट, मे बी इट्स नॉट लाइक दैट, तो उनको क्या ऐसे आप कोई टेक्निक्स शेयर करना चाहेंगे कि वो बच्चे जो हैं जरा नॉर्मलाइज, उसमें नॉर्मेलिटी की तरफ आके अपने पेपर्स को कर सकें, तैयारी कर सकें उसकी? थैंक यू अस्फिया। इनफैक्ट जो स्टडी मुश्किल नहीं है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि आईसीएमए पाकिस्तान हो या आईकैप की स्टडी हो, बोथ इक्वली कंटेंट्स है ना दोनों के। जी जी, स्टडी कोर्स कंटेंट्स दे आर नॉट डिफिकल्ट। डिफिकल्टी है कि हमने जो बात की ना, प्रेशर ले लिया। सो प्रेशर मेंटेनेंस इज अ जॉब। प्रेशर मेंटेनेंस के लिए जो पहले बात हम कर चुके हैं कि फिर इज अ स्टेट ऑफ माइंड। अब देखें आप, हम प्रोफेशनल लेवल पे हैं, और जब हम प्रोफेशनल लेवल पे हैं तो वी आर वेल मैच्योर एट द टाइम ऑफ स्टडी इवन। अभी बच्चा आज का जो है प्राइमरी लेवल पे
मिडिल लेवल पे, एलिमेंट्री लेवल भी जिसे कहा जाता है, सेकेंडरी लेवल की बात करें तो वहां पे भी प्रेशर ले रहा होता है। सेकेंडरी लेवल पे जाएंगे, वो इतनी बड़ी किताब में इतने कोर्स आ गए, बैग भर गया, मैं रात को खाना नहीं खाना, सुबह सोना नहीं, वो स्कूल में एक टेंशन लेनी। मेरे ख्याल में वो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी ग्रोथ के वक्त इसी तरह की ग्रोथ चली आ रही थी, तो वो हर स्टेज पे तो। लेकिन मैं ये यकीन रखता हूँ कि इंसान जो जो बड़ा होता है ना लाइफ के अंदर, अल्लाह पाक ने उसके अंदर क्वालिटीज रखी हैं कि वो खुद से अपनी डिटर्मिनेशन से और अपने अंदर थिंकिंग को थोड़ा सा तन्हाई में बैठ के इंसान सोचे, थोड़ा सा डीप हो। इसके अंदर थोड़ा सा एक ना सीरियस एटीट्यूड लाने की जरूरत होती है। हम लाइफ को इजी ना लें। लाइफ इज नॉट इजी। लाइफ इज द, आई मीन इट्स ऑलवेज स्ट्रगल। लाइफ के अंदर हर वक्त हर लम्हा स्ट्रगल है। मौज मस्ती जो होती है वो जब तक हम पेरेंट्स के पैसे के ऊपर हैं तो मौज मस्ती ही होती है, क्योंकि हमें रिस्पॉन्सिबल नहीं होता ना। लेकिन जो लोग प्रोफेशनल स्टडी में आते हैं, दे वांट टू बिकम रिस्पॉन्सिबल इंडीड। वो चाहते हैं हमारा कैरियर ग्रोथ। वो ऐसे तो कोई भी नहीं आता इधर। तो फिर इसका मतलब आप लाइफ को थोड़ा सा समझे कि लाइफ लाइक थोड़ी सी डिफिकल्टीज का नाम है। आप फेयर को खत्म करें और अपने डिटर्मिनेशन को आगे लेके आए। आप चीजों को ओवरकम कर लेंगे। डिफिकल्टी एग्जाम की नहीं है, डिफिकल्टी कोर्स कंटेंट की नहीं है, डिफिकल्टी आपके माइंड के अंदर है। आप लाइफ के किसी जगह भी जाएंगे तो व्हेन वन पर्सन इज फीलिंग डिफिकल्टी, वो यहाँ पे भी होगी, वो वहां पे भी होगी। और अगर एक कहता है देयर इज नो डिफिकल्टी, तो यहाँ पे भी नहीं है, वो वहां पे भी नहीं। बिल्कुल 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 सही। अच्छा सर, सीएमए की जो इस सर्टिफिकेशन कोर्स की जो जॉब मार्केट है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, और जैसे कि आपने भी थोड़ी देर पहले अर्ज किया कि आपके बहुत से फेलोज जो हैं वो कनाडा और मिडिल ईस्ट में एज अ सीएमए प्रोफेशनल्स अपने करियर को परसू कर रहे हैं, सर वहाँ पे क्या जॉब, मतलब डिफरेंस इन जॉब मार्केट्स इन पाकिस्तान और इन इंटरनेशनल लेवल पे सीएमए की जो है वो मुझे काइंडली बताइएगा कि हमारे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले, उनको पता चल सके कि इस प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स की कितनी वर्थ है। जी, अच्छा ऐसा है असफिया कि देखें, जॉब मार्केट आज के दौर में एट पार है। आज के दौर में आप जॉब मार्केट देखेंगे तो जहाँ पे किसी भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की जॉब है, और जो आती ही आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की जॉब है, आप एकेडमिक जॉब साइड की जॉब्स का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट एलिमिनेट होने के नजदीक है। आप आज से कोई 15-20 साल पहले की बातें हम करें, या 10-12 साल भी इवन, तो उस वक्त एक होता था एमबीए फाइनेंस की एक चल रही होती थी। लेकिन आज के दौर में अगर हम जॉब्स को देखते हैं, आप पब्लिकेशंस को देख लें, आप सॉफ्ट में आप ऑनलाइन पोर्टल्स को देख लें, जॉब पोर्टल्स को, तो हमारे पास जो हमारी जॉब्स फाइनेंस कॉमर्स रिलेटेड है, अकाउंटेंसी रिलेटेड है, वो वहाँ पे प्रोफेशनल और ऑडिट रिलेटेड भी, तो वहाँ पे इक्विवेलेंट एट पार है ये आईसीएमए पाकिस्तान, जो कि लेस कॉस्ट पे होता है। यानी कि इसकी फीस स्ट्रक्चर को अगर आप देख ले, कोई भी स्टूडेंट इसके फीस स्ट्रक्चर को देख लें और बाकी किसी भी इंस्टीट्यूट के, वो प्रोफेशनल है या एकेडमिया है, उसके फीस स्ट्रक्चर से मैच कर लें, हम मेरे ख्याल में उसके 1/4 या इससे भी कम पे फॉल कर रहे हैं। और सिमिलरली जब मेंबर बनते हैं तो दिस इज अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज के वन बिकम्स द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, और उसकी भी आईसीएमए पाकिस्तान लाइक वेलफेयर के तौर पे काम कर रहा है, अपने मेंबर से भी बहुत लेस चार्ज करता है। तो जॉब की मैं अभी एक और एग्जांपल देता हूँ। जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूँ, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, सही, यहाँ पे मैं इसका इंट्रो तो अभी मैं नहीं करवा रहा, लेटेस्ट स्टेप पे हम कर लेते हैं। बट मैं अपने इसमें बताऊं कि यहाँ पे 20 लोग हैं मेरे अकाउंटेंसी प्रोफेशनल के, जो मेरे अंडर कमांड काम कर रहे हैं। उसमें 5 लोग एसीसीए मेंबर्स हैं, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, उसमें सीए फाइनलिस्ट भी हैं, and I am being FCMA sitting on the top of those. सही सर, being in FCMA, being a part of CMA fraternity, being a corporate leader, being a teacher, क्या आपने CMA के स्टूडेंट्स के लिए अपनी कोई कंट्रीब्यूशन, कोई आपकी ऐसी बुक आई हो या कोई आपका पेपर, आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा हो कि अपनी अभी तक कोई कंट्रीब्यूशन किए, या क्या फ्यूचर में कोई इरादा है कि अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के लिए कुछ करें आप? मैं इनफैक्ट इसमें टाइम नहीं शेयर कर सका, although आई हैव मच एक्सपीरियंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्री में रहा हूँ। अभी मैं एक ऑटोनमस बॉडी है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की है, इसके ऊपर पिछले 4 साल से काम करूँ। मैं अभी तक तो नहीं शेयर कर सका ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट्स और मेरी अपनी फैमिली लाइफ में बिजी रहने की। तो मैं बहरहाल इसमें इरादा जरूर रखता हूँ कि कुछ रिटन कंटेंट्स भी मैं शेयर करूँ, अपने व्यूज शेयर करूँ। बिल्कुल सही सर।
मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाह रही थी कि आप सर थोड़ा एलेबोरेट कर दें इस चीज़ पे कि गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में जो सीएमए की जो सर्टिफिकेशन है, जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, इसका कितना स्कोप है? मीन्स जी कौन कौन सी ऐसी डेजिग्नेशन, हम स्पेसिफिकली अगर बात करें डेजिग्नेशन की, तो सीएमए के बाद कौन सी डेजिग्नेशन हैं जिन पे आप अपॉइंट हो सकते हैं, जी बोथ जी इन मैं गवर्नमेंट आपको एंड बता प्राइवेट? देता हूँ। जी जी जी, इसमें मैं एक तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने किया, और मेरे माइंड में भी ऐसी चीजें फौरन आ गई हैं कि मैं शेयर करना चाहूंगा लिसनर के साथ। देखिए, हम जब इन होते हैं ना इस इंस्टीट्यूट में, एक ख्वाब होता है, और ख्वाब बड़ा जी हाई होता है वो, जी कि हमने जी एग्जेक्टिव लेवल पे जाना है, मैनेजरियल लेवल पे जाना है, ये ख्वाब होता है। होता क्या है कि जब हम क्वालिफाई कर लेते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी अभी मजबूत नहीं है कि आपका वो ख्वाब पूरा करने के लिए फौरन आप फ्रेश को उठा ले कहीं से रॉ शेप के अंदर। कंपटीशन बहुत लेस अपॉर्चुनिटीज की वजह से हाई कंपटीशन है, जहाँ पे ऑलरेडी एक्सपीरियंस बंदा जो ख्वाब हमने देखा होता है उसकी पोस्टों के ऊपर जा रहा था। दूसरी बात एक और मैं कंपैरिजन के लिए बताऊं, देखें एक सिविल इंजीनियर है, हम सबको पता है सिविल इंजीनियर बनता है जब या डॉक्टर बनता है, तो वो से कहा जाता है किताबी कीड़ा रहा है वो अपनी पूरी लाइफ के अंदर। सही। उसने हमेशा बुक्स के साथ दोस्ती रखी, उसने अपने दोस्तों के साथ दोस्ती कम रखी और बुक्स के साथ ज्यादा रखी। दिस इज द रीजन कि हमारा, क्योंकि बचपन से हमारे जो सोशल सेटअप है उसके अंदर मसला ये है कि किसी घर में भी बच्चा पैदा होता है, हम उसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। सो एज ए बिल्कुल बिल्कुल सोसाइटी हमारे सामने दो ही प्रोफेशन हैं। मैं जब पढ़ाता सही। था, मैट्रिक के बाद स्टूडेंट्स जो कि एफएससी में नहीं जा सके किसी वजह से और वो आईकॉम में आते थे, मैं आईकॉम को भी पढ़ाता रहा, मैं उनको कहता हम्म था कि आप इसके प्रोफेशन में जाएं। आज आपको हम्म आपको तीसरी कैटेगरी की या चौथी कैटेगरी के प्रोफेशन समझ के ज्वाइन कर रहे हैं, बट हैव अ हम्म। बिलीव कि आप इसकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मुकम्मल कर लें, आप तमाम प्रोफेशन से ऊपर आ जाएंगे। और आपने सारी उम्र ठंडे एसी वाली कमरे में बैठ के गुजारनी है। सिविल इंजीनियर जो होता है उसने आफ्टर इंजीनियरिंग जब तक के रंग के अपने कलर को काला नहीं ना करवाता, धूप में खड़ा होकर एक ठेकेदार मजदूर के साथ, वो इंजीनियर नहीं बन सकता। मैकेनिकल इंजीनियर सही। जब तक वो अपने हाथ काले नहीं करता मशीनों के अंदर, बॉयलर्स के साथ, तो वो मैकेनिकल इंजीनियर नहीं बन सकता। डॉक्टर जब तक के धक्के नहीं खाता उसको कोई जॉब नहीं देता। हमारा प्रोफेशन मैं सही। समझता हूँ अकाउंटेंसी प्रोफेशन इन सबसे सुपीरियर हम्म कहलाता है। और जब हम ऑफिस के अंदर बात करते हैं तो डायरेक्टर फाइनेंस की हैसियत से, एक प्रेस्टीज है हम्म ऑर्गेनाइजिंग, हेड ऑफ फाइनेंस हूँ मैं, तो दिस इज अ मैटर कि ये प्रोफेशन की वजह से सारा कुछ हुआ ना। तो ये बिल्कुल। प्रोफेशन एज ए प्रोफेशन तो बहुत ही, यानी कि अपॉर्चुनिस्ट किस्म का प्रोफेशन जो फ्यूचर बनाता है इंसान का। सिर्फ हम्म इंसान ने थोड़ा सा सब्र रखना होता है। आप पहले लो हम्म प्रोफाइल जॉब पे जाएंगे, आप करें जॉब, मार्क खाएं मार्केट के अंदर, आप जल्दी आप अपने आप को डिमोरलाइज ना कर लें, आप थक ना जाए, थोड़ा आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें। अगर कॉन्फिडेंस रखेंगे विद हार्ड वर्किंग तो अपॉर्चुनिटी आपके डोर के ऊपर होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल सही। सर आपने शुरू में एक बात की थी, सवाल के शुरू में आपने बात की थी कि मार्केट में अब कट थ्रोट कंपटीशन है। सो मार्केट ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि कोई भी फ्रेश कैंडिडेट को उठाएं, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ एनी अपॉइंटमेंट। तो सर बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि दे आर क्वालिफाइड, दे आर सीएमए क्वालिफाइड, बट दे हैव जीरो एक्सपीरियंस। रीजन कि उन्होंने ड्यूरिंग अपनी सीएमए जर्नी कोई किसी फर्म से एसोसिएट नहीं रहे, कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं रहा। रीजन वो मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट का इशू। सर फिर यहाँ पे अब मुझे मतलब एक चीज ये क्लियर है कि अगर बेचारा स्टूडेंट अगर वो मैनेज नहीं कर पा रहा विद इन हिज स्टडीज और जॉब, और लेटर ऑन उसके पास क्वालिफिकेशन के बाद एक्सपीरियंस भी नहीं है, सर ऐसे बच्चों के लिए फिर क्या कोई मिडवे है कि वो किसी और थ्रू लाइक फ्रीलांसिंग कोई प्रोजेक्ट के थ्रू कोई एक्सपीरियंस गेन कर सके, ताकि सीवी में कुछ तो मेंशन हो, ताकि एम्प्लॉयर को वो कुछ तो दिखा सके अपनी क्वालिफिकेशन के बाद। वरना तो फिर सर उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि विद ऐसे आप एम्प्टी सीवी किसी के सामने रख देते हो, तो वो बड़ा बच्चों के लिए मुश्किल है टाइम्स होता है। तो इस सिलसिले में आप कैसे गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे हमारे स्टूडेंट्स को? अच्छा, आप सही कह रही हैं। जैसे मैंने अपने कैरियर के बारे में बताया ना कि मेरी फाइनेंशियल जो सपोर्ट इस पोजीशन में नहीं थी जी। कि मैं विदाउट जॉब जो है ना वो इसको कंटिन्यू करूं। सही। पेरेंट्स की स्ट्रगल बहुत थी माशाल्लाह, हम्म लेकिन क्योंकि मेरी उस कॉन्स्टेंट्स की वजह से मुझे साथ
जॉब करनी थी, तो उस जॉब के साथ एक एक्स्ट्रा स्ट्रगल इस कोर्स को भी मुकम्मल करना था। तो लेकिन उसका फायदा क्या हुआ, वो जॉब ने मुझे सिखाया प्रैक्टिकल भी। बिल्कुल सही मुख्तलिफ जॉब, एक ही एम्प्लॉयर की जॉब नहीं, कभी किसी के पास कभी किसी के पास, उसने जिंदगी में सिखाया और थ्योरेटिकली भी मजबूत हुए, एक सर्टिफिकेशन भी, डिग्री लोगों भी साथ आई। तो जब बिल्कुल डिग्री जो होती है ना, डिग्री डिग्री जब जी हासिल हो जाती है और आप रॉ हैं, वन इज जी रॉ, तो जी डिग्री उसका एक लोगो है जो कि एक थोड़े अरसे के बाद उसको जंप करवाएगी। जब तक आप रॉ हैं तो आपकी डिग्री की अहमियत कम होगी, आपके साथ प्रैक्टिकल का होना ज्यादा समझा जाएगा ना। तो आप समझे कि वो एक प्रैक्टिकल पीरियड है। अगर कोई बंदा, इस स्टूडेंट इस तरह का है जिसने लाइफ में ये स्ट्रगल नहीं की कि ड्यूरिंग स्टडी भी उसको जॉब हो, वो अमूमन जो लोग दूसरे शहरों से आते हैं वो ये स्ट्रगल करते हैं, या वो लोग जिनकी फाइनेंशियल सपोर्ट कम होती है, उन्हें खुद से कुछ करना होता है, सेल्फ बेस्ड होते हैं, तो उनको ये करना पड़ता है। उनके सामने मसला किसी और अंदाज में आता है, और ऐसे लोग जिन्होंने मार्केट में बिल्कुल जाके नहीं देखा, अभी थ्योरेटिकल हैं, ऐसे लोगों को सामना कुछ और आता है। तो जिस तरह आपने खुद भी कहा, ये दिस इज अ गुड आइडिया कि इंसान को खुद से ड्यूरिंग स्टडी किसी न किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते रहना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कहीं ना कहीं इस इंटेंशन के साथ कि मैंने कमाना नहीं है, मैंने सीखना है। तो वो ड्यूरिंग स्टडी कहीं ना कहीं अपने आप की फ्री सर्विसेज भी दे सकता है फॉर लर्निंग पर्पज। अब हल ये है कि या आप डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो काम करें या ड्यूरिंग कोर्स कर लें, तो फिर बिल्कुल आप सही जल्दी मार्केट में इन हो जाएंगे। अदरवाइज आपको अगर ये नहीं कि आप रॉ में आ गए हैं, तो रॉ के बाद आपने ये जहन में रखना है कि अभी आपका साल 2 साल ऐसा गुजरेगा जिसमें आपने और मात खानी है, लेकिन उसके बाद आपके जंप लगेंगे, और वो जंप जो है आपके अपने नॉलेज की वजह से लगेंगे, अपने कॉन्फिडेंस की वजह से लगेंगे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रेजेंटेशन की वजह से लगेंगे, अपनी जो आप पर्सनैलिटी को ग्रूम अप करते हैं उसकी वजह जी से लगेंगे। इस बिल्कुल डिग्री ने आपको अपने आप को इनरिच कर दिया और वो अब आपको जंप लगवाएगी। तो हमें ये सारी हमारी अपनी ही भी कई जिम्मेदारी होती हैं, इसको हमें पूरा करना चाहिए। बिल्कुल सही। सर एक और चीज़ जो देखने में आती है कि जो स्टूडेंट्स ड्यूरिंग देयर डिग्री भी और आफ्टर क्वालिफिकेशन भी वो एक्सपेक्ट करते हैं अ स्मार्ट और हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द एम्प्लॉयर रिगार्डलेस ऑफ दिस कि उनका एक्सपीरियंस इतना नहीं है, और जब भी उनको कहीं रेफर किया जाए देर लाइक कि हमें इतना ऑफर नहीं कर रहे हैं तो हम इस इतनी अमाउंट पे काम नहीं करेंगे। सर आप समझते हैं कि स्टूडेंट्स को इस लेवल पे बजाय कि वो मनी ओरिएंटेड मॉनेटरी टर्म्स में सोचें, क्या ये जरूरी नहीं है कि वो थोड़ा सा इस कॉन्टेक्स्ट में सोच लें कि अगर हम इस काम को अभी कर लेंगे इतने पैसों पे तो ये हमारी एक स्किल में एड ऑन चीज हो जाएगी। तो सर आप इसको किस तरह से देखते हैं कि क्या उनकी उनकी ये डिमांड ठीक है? ये मैं अपने एक्सपीरियंस पे से बात करूंगा कि ये हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। अर्ली एज ऑफ द लाइफ, अर्ली एज ऑफ द हमारा प्रैक्टिकल जो कैरियर स्टार्ट होता है, जॉब कैरियर, हमें पैसे को कम सोचना चाहिए, हमें अभी लर्निंग फेज को सोचना चाहिए। और जो लोग मैंने देखा है, जो लोग इस अंदाज में चलते हैं, वो पैसे जी को अहमियत कम देके और वो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस ऐड ऑन करना चाह रहे होते हैं, वो बिल्कुल जिंदगी में जल्दी और ज्यादा तेजी के साथ और अच्छी सीटों पे चले जाते हैं। लेकिन बिल्कुल जो इस अंदाज में होता है कि हमें कोई जब तक के पैकेज नहीं मिलेगा, तो वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। टाइम वेस्ट करने की वजह से वो थ्योरेटिकली भी वीक हो रहे होते हैं, जी क्योंकि हम जब डिग्री के बाद फारिग होते हैं तो हम थ्योरी में स्ट्रांग होते हैं, हम थ्योरी ही देते हैं। जब भी इंटरव्यूअर जो है वो क्वेश्चन करता है टूवर्ड्स प्रैक्टिकल, उसको भी पता होता है कि इसका नहीं ना, तो उस वक्त वो ये देख रहे होते हैं जो इंटरव्यूअर है कि ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एड ऑन क्या कर सकता है। तो बिल्कुल वो सही। एड ऑन नहीं, वो ये देख रहे होते हैं कि फ्रेश वाले को मैंने लर्न करवाना है, तो वो कभी भी आपको अच्छा पैकेज नहीं देंगे। अलबत्ता ये होता है कि कुछ बैंकिंग इंडस्ट्री है जैसे, जी या आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं यहाँ पे आप लेक्चर अडॉप्ट करते हैं, तो जी ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि वो किस कैलिबर में है और किस तरह की पर्सनैलिटी है, तो शायद वो अच्छा पैकेज ले ले। अदरवाइज वन सही। शुड नॉट एक्सपेक्ट इन द अर्ली ईयर्स कि जी मुझे बड़ा अच्छा पैकेज आज ही और एक गाड़ी भी मिल जाएगी। दिस इज नॉट पॉसिबल इन द मार्केट। बिल्कुल सही। सर एक और एक थॉट प्रिवेल करती है हमारी सोसाइटी में कि हम अपनी डिग्री के बाद पाकिस्तान में तो कुछ है नहीं, देन वी गो समवेयर एल्स स्पेशली अब्रॉड, हम वहाँ जाके अपनी डिग्री को जो है यूटिलाइज करेंगे और वहाँ से हम पैसे कमाएंगे। सर आप क्या समझते हैं कि जो सीएमए की क्वालिफिकेशन है, क्या उसकी इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं इन पाकिस्तान और आउटसाइड ऑफ द पाकिस्तान, और वो बच्चे कि जो अब्रॉड जाके
पाकिस्तान से बाहर अपना करियर जो है बनाना चाह रहे हैं इसमें CMA को लेके, सर उनके लिए क्या आप गाइडलाइंस या क्या आपकी सजेशंस हैं? मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि बाहर भी जिस तरह हम सोचते हैं कि हम फौरन बाहर जाएं और इस तरह का हम कैरियर बना लें, दिस इज नॉट सो इजी। बाहर बिल्कुल जाके भी आपको अर्ली ईयर्स में आपको लो कॉस्ट लेस रेम्युनरेशन के ऊपर काम करना पड़ता है। वहां पे आपके कुछ ईयर्स गुजर सकते हैं और उसके बाद आपको मार्केट एक्सेप्ट करती है, ऐसा नहीं होता। तो आप ये देखें ना कि बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अगर हम कुछ मार्केट में अपने आप को उसकी एक्सपीरियंस गेन कर जाते हैं और मार्केट में कंपेटिटिव बना लेते हैं, अपॉर्चुनिटीज आर देयर। आप अखबार उठा के देखें, ऑनलाइन पोर्टल देखें, रोजाना के बेस पे अपॉर्चुनिटी आ रही है। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, सिर्फ ये साल लिखा होता है कि जब आप बड़ी पोस्ट पे है तो वहां सर्टेन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। जब आप बिल्कुल मीडियम मिड लेवल मैनेजमेंट की पोस्ट पे कम एक्सपीरियंस है, आपकी अर्ली पोस्ट है तो उससे कम एक्सपीरियंस है। तो क्या हम बिल्कुल बाहर जाके वो टाइम खत्म करना चाहते हैं, या वो थोड़ा सा टाइम हम पाकिस्तान के अंदर भी लगा के रखना चाहते हैं? अमूमन ये होता है कि जो लोग बाहर चले जाते हैं, मेरे कॉलीग जैसे मैं अपने दूं, अगर तो वो इमिग्रेशन बेस पे चलेंगे तो दैट इज वेल एंड गुड, लेकिन जो लोग मिडल ईस्ट में गए हैं तो अल्टीमेटली यू हैव टू कम बैक टू पाकिस्तान। बिल्कुल तो सही। जब आप पाकिस्तान के अंदर आएंगे तो आपका पाकिस्तान की इंडस्ट्री का, पाकिस्तान के एनवायरनमेंट का एक्सपोजर नहीं होगा, तो एक्सेप्टेबिलिटी फिर एक प्रॉब्लम बन जाएगी। बिल्कुल तो सही। और आप फैमिली से भी इतना गैप में रहेंगे। हो सकता है आप साल 2 साल वहां गुजारने के बाद या 3 साल ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज रेट डिफरेंसेस आप समझ रहे हो जाती तौर पे कि जी मैंने हम्म थोड़ा सा पैसा सेव कर लिया और बचा लिया और फैमिली को 5 साल लगा के आ गया हूँ। लेकिन हम्म देखना ये होता है कि लाइफ के अगले 15-20 साल लॉन्ग टर्म प्लानिंग, हम्म कि हम यहाँ पे अगर नहीं रहेंगे तो यहाँ के इंडस्ट्री में पेनिट्रेट नहीं करेंगे, इसमें अपना शेयर नहीं बढ़ाएंगे ड्यू टू एक्सपीरियंस एडिशन, ड्यू टू पोर्टफोलियो ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर मैं अगली लाइफ में अंदर आने वाले लॉन्ग टर्म प्लानिंग में बड़ी पोस्ट पे नहीं जा सकता। तो वो इस बिल्कुल तरह नहीं जाया जा सकता कि आप आज बाहर रह रहे हैं और फिर आप पाकिस्तान में आके किसी बड़ी पोस्ट पे लग जाएंगे, तो फिर आपको बिल्कुल सेटबैक होगा। बिल्कुल सर, देखा जाता है हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, दे आर एक्सेप्शनल इन देयर स्टडीज, डिस्टिंक्शंस होती हैं उनकी, मतलब वेरी गुड इन स्टडीज एंड ऑल। बट सर वो जहाँ पे उनको लैग आ रहा होता है इट्स इन देयर कम्युनिकेशन स्किल्स और कहीं ना कहीं से पर्सनालिटी बिल्डिंग में। ये एक बहुत बड़ा लैग है। मैं समझती हूँ कि एम्प्लॉयर्स जो है आपको अगर असेस करें तो आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स को भी असेस किया जाता है। सर उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस में अपना करियर तो बनाना चाह रहे हैं बट दे आर लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि वो किसी के सामने बैठ के इंटरव्यू में उनको जो है वो इफेक्टिवली आंसर कर सके, बहुत बड़ा इशू आता है स्टूडेंट्स के बिहाफ पे ये। सर इस सिलसिले में मैं चाहूंगी थोड़ी सी आप हमारे बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करें, कॉन्फिडेंस बिल्कुल, बिल्डिंग। yes, definitely this is the main thing. This is the major I mean psychological issue being faced by the new joiners in the market. जी देखें, जस्ट वी नीड टू कंसिडर, वी नीड टू बिलीव के नॉलेज इज पावर। सही। हमें ये हो रहा होता है कि हम जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो जी यार ये मेरी जॉब हो जानी चाहिए ना, आई नीड दिस जॉब, आई नीड मनी, आई नीड हाई प्रोफाइल जॉब। ये फिर अगेन दिस इज द फेयर स्टेट ऑफ माइंड, एंड बिल्कुल सही। बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर हम अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। हमारे माइंड में जो चीजें होती भी है ना, हम उन्हें रिटेन नहीं कर पाते। वो सही। रिटेन रहती होती हैं, बट व्हाट अबाउट द इंटरव्यू? इंटरव्यू हो, एग्जाम हो, ये एक स्पेसिफिक टाइम है, स्पेसिफिक लम्हात हैं, मोमेंट्स हैं, आपने इसके अंदर कैसे परफॉर्म कर दिया। अगर आपने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो आप पिक हो जाएंगे, नहीं किया तो आप चाहे सब कुछ था आप खत्म बस। तो बिल्कुल ये सही। ही मसला है हमारे हमारे एक तो ये मसला इंटरव्यू का कॉमन मसला है लोगों के साथ। हमारी कम्युनिटी में एक और मसला जो मेरी ऑब्जर्वेशन है और मैं उसको हाईलाइट करना जरूरी समझता हूँ, एकेडेमिया साइड में और यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स फारग होके आते हैं और हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारा फोकस सारा उन कंटेंट्स के ऊपर होता है, डेप्थ स्टडी के ऊपर होता है। और एकेडेमिया में फोकस सारा जो है ना वो प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर मेजर होता है। और हम अगर देखें तो उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, दिस इज वन ऑफ द एलिमेंट्स, presentation skill is one of the elements for the selection of any post, कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल भी प्रेजेंटेशन स्किल की वजह से इम्प्रूव्ड होती हैं। हमारे यहाँ थोड़ी सी हमारे प्रोफेशन की वो लैकिंग होती है। फिर जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमारे मिडिल बैकग्राउंड, लो बैकग्राउंड के लोग होते हैं, फिर यहाँ पे वो ज़्यादा दूर आउट ऑफ सिटी ज़्यादातर आके लाहौर में सेल्फ बेसिस के ऊपर रह रहे होते हैं। तो ग्रूमिंग इन द जी पर्सनैलिटी इज अ मेजर फैक्टर।
हमें ये खुद से हम कर सकता है, ये कोई भी शख्स खुद से कर सकता है। किसी भी शख्स को जरूरी नहीं कि वो ट्रेंड को फॉलो करे, उसके अंदर सिर्फ एक सोच होना जरूरी है कि मैंने ये, वो सीरियसनेस होना जरूरी है, वो डिटर्मिनेशन होना जरूरी है। अगर वो है ना, तो वो अपनी ग्रूमिंग भी रखेगा, अपनी पर्सनैलिटी की ड्रेसिंग भी वैसी करेगा और अपने बोलने के अंदाज में भी फर्क लेके आएगा। वो जरूरी नहीं कि जिस शहर से, जिस गांव से, जिस इलाके से, जिस लहजे में वो बात करना उसने फैमिली से सीखा, अपनी सोसाइटी से, वो वैसे ही रहना है। ये तो एक इंस्टीट्यूट में अगर वो सही। कोई आ गया है तो उसने खुद से सोचना है कि मैंने यार ये चीजें करनी है। वो सीरियस कितना है अपने कैरियर के बारे में। तो जो लोग सीरियसली सोचते हैं, हम्म। डीपली सोचते हैं, हम्म। वो कभी भी पीछे नहीं रह सकते। यही अल्लाह का कानून है। सही। सर, क्या आप समझते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को अगर आप ज्वाइन करें, जो स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब इट्स पॉसिबल कि एक अच्छा अकाउंटेंट, एक अच्छा स्पीकर, एक अच्छा सिंगर भी हो सकता है। सो आप समझते हैं कि जिन बच्चों में कॉन्फिडेंस का मसला होता है, अगर उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हम इन्वॉल्व करें, अगर अपने इंस्टीट्यूशन लेवल पे कोई एक्टिविटीज जनरेट की जाए, ये डिबेट कॉम्पिटिशन है सपोज, तो उससे भी क्या वो थोड़ा गेन कर सकते हैं कॉन्फिडेंस, ऑडियंस को फेस कर सकते हैं, पब्लिक को फेस कर सकते हैं, इसी तरह वो अपने इंटरव्यू को फेस कर सकते हैं। एग्जैक्टली, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी से मेंटल ग्रोथ होती है ना। आप जिस तरह आपने बताया, बिल्कुल यही इफेक्ट भी यही है कि आप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में इनफॉर्मल हो जाते हैं। जब जी। आप इनफॉर्मल रहना और सोचना थोड़ा सा सीख जाते हैं ना, तो फिर सही। आप फॉर्मल वे में अगर आपको कहीं कम्युनिकेशन करनी पड़े, फॉर्मल वे में आपको इंटरव्यू देना पड़े, कुछ भी जी। करना पड़े, तो मेरे ख्याल में दिस इज द फैक्ट कि उसकी हेजिटेशन कम हो जाती है, वो अंदर का फेयर को ओवरकम करना सीख जाता है। तो बिल्कुल बिल्कुल। पार्टिसिपेट करना चाहिए। और लाइफ डिफिकल्टीज भी हैं, लाइफ इंजॉयमेंट भी है ना, दोनों ही है। तो हमने अपने 24 आवर्स को सेगमेंटेशन देनी होती है कि सोना भी है, खाना भी है, पढ़ना भी है, और एक्स्ट्रा करिकुलम में शुगर भी लगाना है। मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी बिल्कुल। है ये। बिल्कुल सही। बीइंग अ पार्ट ऑफ पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, आपने जैसे कुछ देर पहले बताया कि आप कंटेंट फॉर्मेशन पे आप लोग काम करते हैं, कंटेंट डिजाइनिंग पे आप लोग काम करते हैं। सर, कौन सी ऐसे प्री रिक्विजिट्स हैं जो आप लोग, जिनको आप इन व्यू रख के कंटेंट डिजाइन करते हैं? क्या स्टूडेंट की उसमें साइकोलॉजिकल वेलबींग या कैलिबर, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट कैलिबर का बच्चा होता है, सो आप कौन सी ऐसे प्री रिक्विजिट्स हैं जिनको आप लोग मद्देनजर रख के कंटेंट डिजाइन किया जाता है? ये मैं जेनेरिकली पूछ रही हूँ, इसमें हमारा सीएमए का कंटेंट भी आता है, जो बुक्स पढ़ाई जाती है हमारे बच्चों को, और अदर जो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस में जो पढ़ाई जाती हैं, तो क्या वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको मद्देनजर रखा जाता है? अच्छा, इसमें मैं बताऊं, जो पंजाब एजुकेशन का पोर्टफोलियो अपना, उसमें कंटेंट डेवलपमेंट नहीं है। कंटेंट डेवलपमेंट्स जो हैं वो पंजाब टेक्स्ट बुक एंड करिकुलम बोर्ड है, पीसीटीबी जिसे हम कहते हैं, वो बिल्कुल सही। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये प्योरली उसका पोर्टफोलियो है। जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन है, ये पंजाब के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर स्कूलिंग करवाते हैं, और हम लो प्रोफाइल कम्युनिटी के बच्चों को फ्री तालीम दिलवाते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 2.5 मिलियन का बच्चा है पंजाब पूरे में। 7,400 हमारे पार्टनर स्कूल हैं जो कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं। हम सही। अपने बच्चों की फी की शक्ल में उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं लेवल वाइज, और वो उन सही। बच्चों के कम्युनिटी से कुछ चार्ज किए बगैर उनको तालीम देते हैं। अलबत्ता हम्म। हम अपने पैसे, वैल्यू फॉर मनी को इंश्योर करने के लिए हम सही। सालाना इन स्कूल का क्वालिटी इंश्योरेंस टेस्ट लेते हैं। उस क्वालिटी इंश्योरेंस टेस्ट के अंदर हमारा एक कंप्लीट यूनिट बना हुआ है जिसे हम एकेडमिक डेवलपमेंट यूनिट का नाम देते हैं। सही। उसके जिम्मे है कि वो असेसमेंट क्राइटेरिया किस तरह डिफाइन करे। जो शुरू में मैंने आपसे असेसमेंट की, तो क्योंकि हमारे इन हाउस फेफ के अंदर ये बहुत एकेडमिक किस्म की डिस्कशंस चल रही होती हैं, तो ये चीज़ें सामने आती हैं कि किस तरह बच्चे जो है ना वो क्वालिटी इंप्रूव करवाएंगे, स्कूलों की क्वालिटी किस तरह इंप्रूव कर। तो वो जो आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन था कंटेंट बेस पे, दैट इज नॉट द पोर्टफोलियो ऑफ पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन। All right, all right. So, sir, what are the suggestions you want to give to our students जो कि CMA को along with their jobs pursue करना चाहते हैं? Again, time management के issues आ जाते हैं उनको. So, आप क्या समझते हैं, ऐसे क्या shortcuts हैं या ऐसे कौन से ideas हैं जिनको या methodologies हैं जिनको adopt करके वो अपनी side by side job and अपनी CMA को वो easily जो है वो manage कर सकते हैं?
इनफैक्ट शॉर्टकट कोई सोल्यूशन नहीं है लाइफ के अंदर, मैं बताऊं आपको। शॉर्टकट नहीं है, आपकी स्ट्रगल है। जब भी हम अचीव करना चाहते हैं और हम अचीव हाई टारगेट्स रख के करना चाहते हैं, फिर शॉर्टकट पॉसिबल नहीं है। अलबत्ता द फैक्टर इज द मेन फैक्टर इज द डिटर्मिनेशन, कि आप फुली डिटर्मिन्ड रहें और पीछे मत हटें। एक दफा फेलियर का सामना होता है तो आप फिर हिम्मत नहीं आ रही ना, आप उसको और डिटर्मिन्ड हो जाए कि मैंने तो करना है इसको। तो ये होता है, दिस इज द फैक्ट कि हमें अर्निंग भी करनी है, और समटाइम हो सकता है हम फैमिली भी सपोर्ट कर रहे हो, सिर्फ मैं अपने लिए ना कमा रहा हूँ, किसी अपने बहन भाई साथ, फादर नहीं इस पोजीशन में, उनको ऐसे स्टूडेंट भी हमारे हैं जो अपनी पूरी फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं। जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में मैं बात करूं तो मेरे ख्याल में तो ऐसे लोग ज्यादा कामयाब हुए हैं हमारे आईसीएमए पैनल्स के ऊपर से भी, जो लोग सेल्फ मेड बने। वो लोग कम या कामयाब हुए हैं जो लोग सेल्फ मेड नहीं थे, या वो हिम्मत हार जाते थे। तो हिम्मत हार, जो ये कॉन्सेप्ट है कि डिटर्मिनेशन के, क्योंकि किसी की ग्रोथ ऐसी हुई कि उसकी नीड बन गई डिटर्मिनेशन, और उसने बना ली, और वो उसने हमारे इसमें भी ओवरकम किया। तो जिन स्टूडेंट्स ने इसको डिटर्मिनेशन नहीं बनाई, उनका फैमिली बैकग्राउंड में उनको सपोर्ट मिलती रही किसी ना किसी तरह से, तो वो शायद ये मसला करते हैं कि वो कभी फेलियर हुआ तो फैमिली ने कहा यार ये तुम क्या कर रहे हो, बार बार एक दफा छोड़ो इसको, तुम ये मास्टर कर लो, दिस इज द इजी वे, मास्टर करोगे तुम्हें फलानी जॉब मिल जाएगी, आप एमबीए कर लो, इसको छोड़े दफा करें। तो हम फिर वो क्या, ऐसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सीवी बनाते हैं, वहां पे एमबीए में जाते हैं और वहां सिलेक्टिव स्टडी होती, कर लिया और लिखा जी एमबीए क्वालिफाइड और आईसी में पार्ट 3 क्वालिफाइड, चलेंगे इससे गुजारा होगा, मार्केट में हम पेनिट्रेट। तो इसका मतलब उसने खुद से डिटरमिन कर लिया किसी ने भी कि अब उसने लाइफ में आगे नहीं बढ़ना। तो अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मुझे मेरी प्रोफाइल को आईसीएमए पाकिस्तान ने आज अमंग्स 100 कॉर्पोरेट लीडर समझा है, तो इसका मतलब है कि मेरे मेरे साथ जितनी भी दुआएं अटैच्ड हैं, उसके साथ मेरी एक स्ट्रगल भी थी। तो अल्लाह पाक की मेहरबानी के साथ यकीनन एक स्ट्रगल रही और डिटर्मिनेशन रही, तो फिर ही आगे लाइफ में है ना। क्योंकि मैं सेल्फ मेड आदमी हूँ, मैं इसलिए बातें कर रहा हूँ कि मेरी लाइफ भरी हुई है सेल्फ मेड से। तो मैं आज सारे लिस्टनर को ये बताना चाहता हूँ कि डिटर्मिनेशन इज द ओनली सोल्यूशन। बिल्कुल सही, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं ये चाहूँगी बाय एंड ऑफ दिस सेशन आप हमारे स्टूडेंट्स को कोई भी ऐसा मैसेज दें जो एज अ मोटिवेशन, एज ए इंस्पिरेशन, वो उसको अपने जहन में रखते हुए अपनी बाकी का जो करियर है उसको, अपनी बाकी जो स्टडीज है उन्हें परस्यू करें, उनको हेल्प आउट करे आपका मैसेज। जी ज़रूर। हमारे क्योंकि आईसीएमए फोरम से, आईसीएमए पैनल से हमें अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि इंटरमीडिएट के बाद भी आएँ, आप ग्रेजुएशन के भी बाद आएँ। ये माइंड में रखें, यकीनन रख के आना चाहिए कि ये हाई प्रोफाइल सर्टिफिकेशन है और इसका रिवार्ड भी हाई प्रोफाइल होगा। एम आपका यही होना चाहिए, इस एम को पीछे ना हटें। लेकिन इस एम के डिफरेंट स्टेजेस हैं, वो स्टेजेस पहले आपने इस इंस्टीट्यूट की पूरी करनी है। इनके असेसमेंट के मुताबिक अपने आप को ढाल लेंगे तो आप उस पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएंगे जो कि मार्केट में रिक्वायर्ड है। फिर जब आप इसकी असेसमेंट से गुजर चुके हैं, आप इसके क्वालिफाई बन गए हैं, मेंबर बन गए हैं या क्वालिफाई हो गए हैं, तो फिर आपका एम जो है ना वो मिड मैनेजमेंट या सीनियर मैनेजमेंट में जाने का, वो अभी उसमें स्पैन है। अभी आप माइंड रखें कि स्पैन है। अगर तो आपका साथ साथ एक्सपीरियंस मौजूद है तो फिर आप जल्दी मार्केट पेनिट्रेट कर देंगे, और अगर आप रॉ में हैं तो थोड़ा सा टाइम आपको और लगेगा। और इसमें आईसीएमए का कसूर नहीं है, इसमें हमें सोचना चाहिए कि हमारी अपनी पर्सनैलिटीज के ऊपर हमने खुद फोकस करना है। मुझे मेरे आईसीएमए ने नहीं बताना मैंने अपनी ड्रेसिंग कैसे करनी, मुझे मेरे आईसीएमए ने नहीं बताना कि मैंने अपने कॉन्फिडेंस को इंटैक्ट रखना है, इसको नीचे नहीं गिरने देना। मैंने जब किसी के साथ बात करनी तो मैंने विद कॉन्फिडेंस करनी, आई हैव नॉलेज, मेरे पास एक पूरा सॉलिड नॉलेज है। तो ये बातें जहन में रखें, अपने आप को मजबूत समझें, तो मार्केट आपको जरूर देगी, और अल्लाह से दुआ जरूर करें अपनी कामयाबी। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स ने, हमारे व्यूअर्स ने, हमारे स्टूडेंट्स ने, बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि हो सकता है कि आज तक उनको उनके खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिले होंगे। सो आई एम क्वाइट होपफुल कि सो थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। और मिलेंगे अगले सेशन में। आई होप कि जो आज तक हमने जितने सेशंस कंडक्ट किए हैं, कोई ना कोई आपके लिए कोई चीज़ उसमें ऐसी होगी जो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल साबित हुई होगी। और अगर नहीं है तो आई होप कि आने वाले जो अगले सेशंस हैं आपके लिए कोई ना कोई ऐसा
कोई ना कोई मैसेज होगा, कोई ना कोई ऐसी हेल्प होगी जो आपको आगे अपने करियर पाथ को चूज करने में या परसू करने में हेल्प आउट करेगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। सो प्रोग्राम का वक्त इतना ही था, सेशन का वक्त इतना ही था। हम मिलेंगे अगले सेशन में किसी और एक नए कॉर्पोरेट लीडर के साथ, जानेंगे उनसे उनकी सेम जर्नी के बारे में, उनके एकेडमिक जर्नी के बारे में, कैसे उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया, अपने हर्डल्स को ओवरकम किया और यहाँ तक पहुंचे। तब तक के लिए दिस इज योर होस्ट अस्फिया हनीफ साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।